हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्केलर एकेडमी नेट जेआरएफ। मेरा नाम है आशीष के सरवानी और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल थॉट ऑफ बी आर अम्बेडकर के बारे में। दिस वीडियो इज सेकंड पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल थॉट ऑफ बी आर अम्बेडकर। सो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो देन देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो एंड वॉच। इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू कवर सम important events that occurred in the life period of the Baba Saheb. So those events are like Mahar Satyagraha, Kalaram Temple Satyagraha and पूना पैक्ट। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द थॉट्स ऑफ अम्बेडकर ऑन रिलीजियन, कास्ट, अनटचेबिलिटी एंड वुमेन्स एंड मेनी मोर्स। सो स्टार्ट करते हैं महार सत्याग्रह से। महार सत्याग्रह को चौदर लेक सत्याग्रह या चौदर ताले सत्याग्रह भी बोलते हैं। ऑब्वियसली लेड बाय द अम्बेडकर और इवेंट की डेट थी 20 मार्च 1927। क्यों हुआ था महाड़ सत्याग्रह? टू अलाउ अनटचेबल्स टू यूज वाटर फ्रॉम ए पब्लिक टैंक इन महाड़, जो कि अभी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में। ये सत्याग्रह इसलिए हुआ क्योंकि अनटचेबल्स पब्लिक टैंक से वाटर यूज कर सकें। सो लेट्स मूव टू द बैकग्राउंड और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ स्टेट्स होते हैं, वैसे बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था। सो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1923 में एक रेजोल्यूशन पास किया which allowed depressed classes to use places which were built and maintained by the government. So means टैंक से अगर वाटर यूज करना है और अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी हुई, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन की जा रही है या फिर बिल्ड किया गया है, तो डिप्रेस्ड क्लास यानी कि कोई भी, या अपर कास्ट का हो या फिर लोअर कास्ट का हो, कोई भी इंसान हो उसको यूज कर सकता है। उसके बाद 1924 पहाड़ म्यूनसिपल काउंसिल ने भी रेजोल्यूशन को पास किया कि हाँ हम इस एक्ट को इन्फोर्स करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम आ गई इम्प्लीमेंटेशन में। रेजोल्यूशन तो पास हो गए, लॉज बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ गई, इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा था। तो अब 1927 में अम्बेडकर डिसाइड करते हैं कि देयर इज ए नीड टू लॉन्च अ सत्याग्रह टू assert their rights to use water in the public places। हम अपने राइट्स को यूज कर सकें, वो डिमांड करने के लिए सत्याग्रह किया जाता है। और उसके लिए चूज किया जाता है महाड़। महाड़ प्लेस ही क्यों यूज किया जाता है, उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि वहाँ से जो कास्ट हिंदूज हैं उनका सपोर्ट था। कास्ट हिंदूज में चितपौन ब्राह्मण्स भी आ रहे थे और महाड़ म्यूनसिपल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे वो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, उनका भी सपोर्ट था और बहुत से लोगों का सपोर्ट था वहाँ पे। सो अम्बेडकर अपने थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स के साथ जाते हैं चौदह टैंक पे और वहाँ से पानी पीते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है कि अराउंड हाफ ऑफ द फॉलोअर्स वेर वुमेन। ये बहुत अच्छी चीज़ थी। उसके बाद एरॉड ब्रोक आउट फॉलोइंग र्यूमर कहा जाता है कि अम्बेडकर एंड हिज फॉलोअर्स प्लान कर रहे हैं कि हिंदू टेम्पल में एंटर करेंगे। सो राइट्स ब्रोक आउट होते हैं और एंड अपर कास्ट हिंदूज का ये आर्गुमेंट था कि अनटचेबल्स ने वाटर को पॉल्यूट कर दिया है। दिसंबर 1927 में अम्बेडकर महार सत्याग्रह को दोबारा स्टार्ट करते हैं और अपने फॉलोअर्स के साथ जाते हैं चौदर लेक में टू डिफाई द सोशल नॉर्म, बट दे रेसिस्टेड बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इस बार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको रोक दिया। उसका रीजन ये था, अपर कास्ट ने क्लेम किया था कोर्ट में दैट लेक की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और रूल क्या आया था कि अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो मेंटेन की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर बिल्ड की गई है तो उसमें डिप्रेस क्लास को यूज करने से रोका नहीं जाएगा। लेकिन अपर कास्ट हिंदूज ने क्लेम किया कोर्ट में कि ये चौदर लेक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और मैटर वॉज सबसिडाइज। मैटर कोर्ट में है तो इसलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे रेसिस्ट करती है इस मूवमेंट को या फिर सत्याग्रह को। अब ऑब्वियस बात है, फेल कर गया इनका मूवमेंट, तो दलित्स पब्लिकली बर्न करते हैं कॉपीज ऑफ मनुस्मृति। ये अपना विरोध जताने के लिए दलित्स जो थे वहाँ पे, जो या फिर सत्याग्रही थे, वो मनुस्मृति को बर्न करते हैं पब्लिकली। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति एक सैक्रेड शास्त्र है जिसमें कोड्स ऑफ कंडक्ट फॉर द डिफरेंट कास्ट पीपल्स मेंशन किया गया है। हालांकि दिसंबर 1937 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनटचेबल्स को वाटर यूज करने के लिए अलाउ कर दिया। सो आगे बढ़ते हैं कालाराम टेम्पल सत्याग्रह। कालाराम नासिक में एक ब्यूटीफुल टेम्पल है। दिस इज द आइडल ऑफ द टेम्पल एंड दिस इज द हिस्टोरिक इमेज ऑफ बाबा साहेब हु इज प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ द टेम्पल। सत्याग्रह की बात करते हैं। ये अंबेडकर के द्वारा लीड किया गया था। अंबेडकर लीडर थे सत्याग्रह के और 2 मार्च 1930 को ये स्टार्ट किया जाता है।
अब इनका इमीडिएट एम यहाँ पे भी था अलाउिंग दलित्स इनटू द टेम्पल, टेम्पल्स में दलित्स को अलाउ करने का इनका इमीडिएट एम था, लेकिन इनका जो मेन मोटो था इट वाज मोर टुवर्ड्स हैविंग इक्वल राइट्स। मतलब दलित्स एंड नॉन दलित्स दोनों के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। हाउ और ये प्रैक्टिस आर नॉट, आई मीन वो टेम्पल्स में जाते हैं या नहीं जाते हैं ये उनकी चॉइस होनी चाहिए। दैट वाज द पॉइंट ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। लेकिन राइट्स के मामले में दोनों के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। अम्बेडकर ये भी मानते थे कि जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में जो दीवार खड़ी है उसको हटाने के लिए दलित्स को टेम्पल एंट्री का राइट्स मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने कालाराम टेम्पल को चूज किया ताकि दलित्स वहाँ इंटर कर सकें और पूजा कर सकें। इस सत्याग्रह में लगभग 15,000 लोग थे। प्रॉब्लम वहाँ पे ये आती है कि बॉम्बे पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और जो दलित जो इंटर करना चाहते थे, जो डिमांड कर रहे थे इंट्री के लिए, उनको वहाँ से हटा देती है। अब आगे चलते हैं पूना पैक्ट में। पूना पैक्ट क्या है? 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक पैक्ट पर साइन होता है जिसको पूना पैक्ट बोला जाता है। पूना पैक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो पैक्ट साइन हुआ था वो येरवदा सेंट्रल जेल में साइन हुआ था और येरवदा सेंट्रल जेल है पूना में, इसलिए इसको बोला जाता है पूना पैक्ट। आइए इसको और डिटेल में समझते हैं। तो पहले बात करते हैं बैकग्राउंड का। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1930 में लंदन में। अंबेडकर साहब वहां जाते हैं और डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। गांधी एंड कांग्रेस वाज नॉट इन द सपोर्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। गांधी वाज ऑफ द व्यू दैट कि अगर डिप्रेस्ड क्लास के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाएगा तो ये हिंदू सोसाइटी के अंदर और भी ज़्यादा डिविजन्स का बढ़ावा देगा। सो गांधी अपोज्ड इट। हालांकि मैं कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर दूं यहाँ पे। 1909 में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था और 1919 में सिख्स एंड एंग्लो इंडियंस प्लस यूरोपियंस प्लस क्रिश्चियंस, सॉरी, इन सब को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिला हुआ था। सो उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड वो डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट देने के लिए तैयार हो जाते। एंड एज आई ऑलरेडी सेड, गांधी वाज नॉट इन द सपोर्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। सो वो येरवदा जेल में थे और वहाँ पे फॉर्स ऑन टू डेथ की घोषणा कर दी। अब जो सपोर्टर थे गांधी के वो अंबेडकर के ऊपर प्रेशर बनाने लगे। अंबेडकर के ऊपर काफी पब्लिक प्रेशर हो गया था कि अगर अंबेडकर राजी नहीं होंगे तो उनकी तो गांधी की डेथ भी हो सकती है। दिस रिजल्टेड इन द पूना पैक्ट। तो अब अंबेडकर भी क्या कर सकते थे, वो उनको गांधी जी से बात करनी पड़ी और दोनों लोग एक डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। दोनों इस बात पे एग्री करते हैं कि ठीक है डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट ना हो लेकिन रिजर्व सीट्स हो जाए उनके लिए, कुछ सीट्स ऐसी हों जो रिजर्व हो। तो ये था पूना पैक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द अम्बेडकर्स थॉट ऑन रिलीजन। हम यहाँ पे 4 रिलीजन्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है हिंदुइज्म, दूसरा इस्लाम, तीसरा क्रिश्चियनिटी और चौथा बुद्धिज्म। सो स्टार्ट करते हैं हिंदुइज्म से। अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर वैदिक लिटरेचर जो 4 वेदाज हैं उनके बीच में ही एक क्लियर डिविजन दिखता है। उपनिषदिक थॉट्स जो हैं वो रिकनसाइल नहीं करते हैं वैदिक थॉट के साथ। स्मृति लिटरेचर का कंटेंशन दिखता है स्मृति लिटरेचर के साथ। इवन फॉर अम्बेडकर गॉड्स कम टू बी पिटेड अगेंस्ट वन अनदर, मतलब गॉड एक गॉड दूसरे गॉड के अगेंस्ट खड़ा दिखाई देता है कभी कभी। एंड तंत्रा इज इन कंटेंशन विद द स्मृति लिटरेचर, मतलब तंत्रा और स्मृति लिटरेचर एक दूसरे के अगेंस्ट दिखाई देते हैं। द अवतार्स ऑफ हिंदुइज्म, यहाँ पे अंबेडकर लॉर्ड राम एंड कृष्णा के बारे में बात करते हैं और उनका मानना यह है कि जो अवतार्स हैं हिंदुइज्म में कैन नॉट बी हेल्ड अप फॉर एडलेशन एज एग्जाम्पलरीज। एडलेशन मीन्स किसी को फॉलो करना, एक्सट्रीमली फॉलो करना। एग्जाम्पलरीज मीन्स एज एन एग्जाम्पल, मीन्स राम एंड कृष्णा शुडंट बी फॉलोड एज एन एग्जाम्पल। भगवत गीता के बारे में बात करते हैं। उनका मानना यह था कि भगवत गीता में ब्राह्मणिज्म को सेव करने के लिए आर्गुमेंट्स रखे गए हैं क्योंकि उस समय बुद्धिज्म का राइज हो रहा था। सो अंबेडकर एक तरीके से हिंदुइज्म का क्रिटिसाइज करते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरे धर्म के बारे में क्या बोलते हैं। बुद्धिज्म, अंबेडकर अपना खुद का एक इंटरप्रिटेशन, नया इंटरप्रिटेशन रखते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू अंबेडकर बुद्धिज्म प्रिविलेज द पुअर एंड एक्सप्लॉइटेड, मतलब बुद्धिज्म के अंदर पुअर एंड एक्सप्लॉइटेड को प्रिविलेज दिया जाता है। एंड कंसर्न रखता है इस दिस वर्ल्ड के सफरिंग्स एंड जॉयज दोनों के बारे में, मतलब जो इस वर्ल्ड में
सुख और दुख दोनों के बारे में कंसर्न रखता है बुद्धिज्म। एंड आगे अम्बेडकर कहते हैं कि बुद्धिज्म गॉड एंड इटर्निटी ऑफ सोल को सब्सक्राइब नहीं करता, मतलब गॉड को नहीं मानता, और इटर्निटी ऑफ सोल्स मतलब कि बॉडी मर जाएगी लेकिन आत्मा नहीं मरेगी, ऐसी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बुद्धिज्म बात नहीं करता है। आगे आगे अम्बेडकर कहते हैं कि इट अपहोल्ड्स रीजन्स, ये रीजन को अपहोल्ड करता है, सब्सक्राइब करता है मोरल ऑर्डर को, और बुद्धिज्म इज इन ट्यून विद द साइंस, मतलब साइंस के खिलाफ बात नहीं करता, ये साइंस के पैरेलली अपना कॉन्सेप्ट रखता है जो कि साइंस के खिलाफ नहीं है। एंड अम्बेडकर का मानना है कि जो ग्रेट वैल्यूज जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी एंड सेंस ऑफ कम्युनिटी है, ये सेंट्रल टीचिंग्स है बुद्धा की। सो अम्बेडकर हियर प्रेजेस द रिलीजन बुद्धिज्म। एंड आगे चलते हैं और बात करते हैं क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम की। अम्बेडकर क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम दोनों को धार्मिक तरीके से और सोशल तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, और इनका मानना ये है कि ये ह्यूमन रीजन के खिलाफ बात करता है एंड अथॉरिटेटिव एंड पैटर्नलिस्टिक टेंडेंसीज को बढ़ावा देता है। ये ह्यूमन रीजन्स को, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी को, इक्वालिटी ऑफ पर्सन्स, इन सबको बढ़ावा नहीं देता है। दियर प्रोनाउंसमेंट्स कैन नॉट बी रिकनसाइल्ड विथ साइंटिफिक रीजन, मतलब जो भी इसमें बातें की जाती हैं वो साइंटिफिक रीजन्स के साथ मैच नहीं करती हैं। इवन अम्बेडकर ये कहते हैं कि क्रिश्चियंस का जो बिलीफ है कि जीसस इज द सन ऑफ गॉड मिलिटेट्स अगेंस्ट रीजन, मतलब ये तो रीजन्स के अगेंस्ट जा रहा है। आगे अम्बेडकर कहते हैं कि दोनों रिलीजन्स में इक्वालिटीज हैं। इवन अम्बेडकर का मानना है कि उनके विचारों ने अक्सर उनके अनुयायियों यानी कि अधरेंट्स को बल और हिंसा का सहारा लेने के लिए प्रेरित किया है। So he saw Buddha standing tall against the protagonists of both these leaders, sorry, both these religions. So अम्बेडकर कहते हैं कि बुद्धा जितने भी रिलीजियंस हैं उनके सभी प्रोटागोनिस्ट से टॉलर हैं ये, मतलब ज़्यादा बुद्धिमान है या फिर ज़्यादा पूजनीय है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अम्बेडकर्स थॉट ऑन कास्ट। सो अम्बेडकर का मानना यह है कि कास्ट एक इसेंशियल फीचर है हिंदुइज्म का, और अगर इस फीचर को अगर डिनाउंस किया जाए तो वो वायलेशन होगा, क्लियर वायलेशन होगा डीपली हेल्ड बिलीव्स का। एंड द प्रिंसिपल्स गवर्निंग वर्ना सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम आर सेम, दोनों अपहोल्ड करते हैं ग्रेडेड इनइक्वालिटी एंड सब्सक्राइब करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बर्थ, मतलब दोनों वर्ना सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम दोनों बर्थ के अकॉर्डिंग काम करता है, जो कि अंबेडकर का मानना है वर्थ के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। अंबेडकर argued for the annihilation of caste without which building community bonds and upholding freedom and equality becomes well nigh impossible। मतलब अंबेडकर कहते हैं कि जब तक कास्ट का एनिलेशन नहीं होगा, मतलब कास्ट का विध्वंस नहीं होगा, कास्ट सिस्टम का खात्मा नहीं होगा, तब तक कम्युनिटी में बॉन्ड्स नहीं होगी, यानी कि कम्युनिटी एक साथ एकजुट एकजुट नहीं आएंगी अपहोल्ड, और फ्रीडम और इक्वालिटी की तो बात ही नहीं की जा सकती। अम्बेडकर कुछ सजेशंस देते हैं कि कैसे कास्ट सिस्टम से दूर हटा जा सकता है, जैसे इंटर कास्ट मैरिज। अगर इंटर कास्ट मैरिज होने लगे सोसाइटी में तो कास्ट कास्ट सिस्टम का रोल एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इंटर कास्ट डाइनिंग, देखिए कास्ट सिस्टम में ये भी था कि एक कास्ट का व्यक्ति दूसरे कास्ट के व्यक्ति के साथ नहीं खाएगा, नहीं खाना खाएगा, यानी कि लोअर कास्ट का व्यक्ति के साथ बैठकर अपर कास्ट व्यक्ति खाना नहीं खाएगा। सो इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट डाइनिंग प्रपोज करते हैं अम्बेडकर। सो ही आल्सो फेल्ट दैट priesthood in Hinduism should be open to all the co-religionists on the basis of certified competence rather than on birth। मतलब priesthood जैसे पंडित होते हैं हिंदुइज्म में, वो किसी कास्ट के बेस पे नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए कॉम्पिटेंस के बेस पे, मतलब किसको कितना ज्ञान है। और साथ में अम्बेडकर ये भी कहते हैं कि ये पॉसिबल है नहीं, क्यों? क्योंकि जो चीज़ वो हटाने की बात करते हैं वही बिलीव किया जाता है कि वो रिलीजियसली ऑर्डेन्ड है, मतलब रिलीजियन ही ऑर्डर करता है कि आपको अगर रिलीजियन फॉलो करना है तो ये आपके पास नॉर्म्स हैं। सो आगे बढ़ते हैं अम्बेडकर थॉट ऑन अनटचबिलिटी। सो बात करते हैं कि अम्बेडकर के क्या थॉट थे अनटचबिलिटी को लेकर। सो गिवन द डीप सीटेड बिलीव्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अनटचबिलिटी प्रिवेलिंग इन द इंडिया, अम्बेडकर थॉट दैट नो इजी सॉल्यूशंस कैन बी फाउंड इन द फाउंड फॉर द मलेज। सो
ऑब्वियसली बात है, उस समय बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी एकदम डीप रूटेड थी सोसाइटी में। सो अम्बेडकर का मानना ये था कि इजी सॉल्यूशंस नहीं हो सकता इसको हटाने के लिए। अब फिर भी अम्बेडकर कहते हैं कि अगर इसको रिमूव करना है तो उसके लिए पूरी सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशंस करना जरूरी पड़ेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए कि लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, राइट्स को रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की राइट्स को। ना कि कुछ ऐसा हो कि कुछ रूल्स हों जो या फिर नियम हो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जाए, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म केवल काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पे सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। पर्सन अंदर से बिलीव करे, उसका वे ऑफ लाइफ जो है वो ऐसा हो जाए कि वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने के लिए रेडी हो। अम्बेडकर का मानना है कि ये अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए सबसे पहले जिसको काम करना है वो अनटचेबल्स को ही काम करना है। मतलब सेल्फ हेल्प की बात होगी। सेल्फ हेल्प में सिर्फ स्ट्रगल्स नहीं है, सिर्फ स्ट्रगल्स जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात होगी। अगर एजुकेशन प्राप्त करते हैं अनटचेबल्स और अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक रास्ता निकलेगा अनटचेबिलिटी को हटाने का। सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि व्हाट आर द थॉट्स ऑफ अंबेडकर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, किसी भी सोसाइटी में कस्टम्स एंड पॉपुलर बिलीव्स होते हैं। कस्टम्स एंड पॉपुलर बिलीव्स हो सकता है किसी सोसाइटी में किसी एक ग्रुप या वर्ग के खिलाफ चली जाएं। सो अंबेडकर थिंक्स दैट कि सो स्टेट बेस्ड ऑन लॉ एंड डेमोक्रेटिक मैंडेट इज क्रूशियल टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। अब बात करते हैं अंबेडकर से क्या विचार थे वुमेन्स को लेकर। उनका मानना ये था कि सोसाइटी में जितने राइट्स मेन के पास हों उतने राइट्स वुमेन्स के पास होने चाहिए, यानी कि इक्वल पोजीशन होनी चाहिए दोनों की। वुमेन्स इन इक्वालिटी के लिए अंबेडकर ब्लेम करते हैं मैन को और उनके जस्टिस दिलाने की बात करते हैं। जब वो मेंबर थे बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो डॉक्टर अंबेडकर fought for the maternity benefit bill to recognize the dignity of women। और जब लॉ मिनिस्टर थे तो वो इंट्रोड्यूस किए थे हिंदू कोड बिल इन द ईयर 1951। सो आगे बढ़ते हैं। एंड ही आस्क्ड द वुमेन, और साथ में वुमेन्स को कहते भी हैं कि मेंटेन हाइजीन, हाइजीन को मेंटेन करिए, एजुकेट करिए, खुद को पढ़ाइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। एंड टू ओवरकम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो वो कहते हैं कि अपने जो दिमाग में आपने ये बैठा के रखा है कि मेन आर सुपीरियर एंड वुमेन आर इंफीरियर, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करिए। फाइनल वर्ड्स क्या है? एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। एजुकेट करो खुद को, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, नॉलेज गेन करो, ऑर्गेनाइज करो और एक संगठन बनाओ, और एजिटेट करो, अपने राइट्स के लिए आंदोलन करो, प्रोटेस्ट करो, सत्याग्रह करो। ये मोटो था डॉक्टर अंबेडकर का। अडॉप्टिंग दिस मोटो ही क्रिएटेड सेंस ऑफ अवेयरनेस, क्रिएट करते हैं डाउन ट्रोडन पीपल्स के बीच में। एंड दिस रिजल्टेड इन द इमरजेंस ऑफ दलित पावर इन द इंडियन सोसाइटी। यस, प्रमोशन पार्ट ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।